जय हिंद प्यारे भाइयों। आज की जो क्लास है ये क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसमें ये लेक्चर नंबर 1 होने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोगों को फिजिक्स में ये पढ़ना है कि वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, हम लोग फिजिक्स को कितने भागों में पढ़ना है ये तो जान चुके हैं। पहला भाग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर वैद्युत के बारे में पढ़ना है कि स्थिर वैद्युत क्या चीज़ होता है। दूसरे में हम लोगों को ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है, यानी गतिक वैद्युतिकी, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, चुंबक के बारे में। ऑप्टिक्स यानी प्रकाश के बारे में भी पढ़ना है, और क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। इतना बात हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके थे, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप लोगों का काम क्या है कि आप नोट्स खोल लीजिए और पेन ले लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लग रहा होगा आपको उसको नोट करते रहिएगा। चलिए, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो रेस्ट में होता है, यानी विराम में होता है। ठीक है, इसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है, बल्कि एक ही स्थान पर वो रहता है। जब कोई आवेश एक स्थान पर रहेगा तो उस बहुत कर सकता है, तो वो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, या किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षण कर सकता है या प्रतिकर्षण कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोगों को जो चार्ज होता है वो रेस्ट पर पढ़ना है। चार्ज को किस पर पढ़ना है, रेस्ट पर, यानी आवेश विराम में आप पढ़ना है। इसमें आवेश जो रहेगा वो किस अवस्था में रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा, यानी एक जगह पर टिका होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोगों को पहला चैप्टर दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है, ये वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र फिजिक्स का पहला चैप्टर दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, तो इसके अंतर्गत हम लोगों को दिया है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में समझते हैं, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण होता है जिससे वो किसी दूसरी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित कर ले या उसको प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जिससे वो किसी दूसरी वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण करे, वो क्या कहलाता है, ऐसा माना जाता है कि वो वस्तु चार्ज है, यानी वो आवेशित वस्तु है। ठीक है, आवेश के बारे में जानकारी हम लोग पूरा डिटेल्स से लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आवेश किसे कहते हैं या आवेश क्या चीज होता है इसके बारे में समझते हैं। आज से लगभग 2500 या 2600 साल पहले, 2500 या 2600 साल पहले यूनान के, कहाँ के, यूनान के दार्शनिक थेल्स, यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, प्रसिद्ध फिलासफर थेल्स। इन्होंने ये बताया था, थेल्स ने, कि यदि अंबर नामक पदार्थ को, अंबर नामक पदार्थ को यदि रुई से, किससे, रुई से, अंबर नामक पदार्थ को रुई या ऊन से, एक ही चीज, इनसे रगड़ेंगे तो ये छोटे छोटे कणों को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अंबर को यदि रुई या ऊन से रगड़ेंगे तो ये इसमें एक ऐसा गुण आ जाता है जो छोटे छोटे कणों को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। ये सबसे पहले किसने बताया था, थेल्स ने बताया था। थेल्स ये बताए थे कि अंबर को रुई से रगड़ने पर ये छोटे छोटे कणों को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। क्लियर है,
लेकिन इसकी बातों पर 2000 सालों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया और थेल्स भी बस इतना ही कह के छोड़ दिए थे कि ये छोटे छोटे कणों को अपने तरफ, छोटे छोटे पार्टिकलों को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। लेकिन 2000 साल बाद सन 1600 ईस्वी चल रही थी। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलवर्ट, इंग्लैंड के डॉक्टर गिलवर्ट ने यह बताया कि जो थेल्स कहे थे कि अंबर को रुई से रगड़ेंगे तो छोटे छोटे कणों को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, तो अंबर के अलावा भी और सारे पदार्थ हैं जो छोटे छोटे कणों को आकर्षित कर सकते हैं, जैसे आबनूस की छड़, आबनूस की छड़, ठीक है। उसके बाद लॉक, उसके बाद है कांच और गंधक। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको रगड़ने से ये छोटे छोटे कणों को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अंबर को रुई से रगड़ने पर ही छोटे छोटे कणों को आकर्षित करेगा। आबनूस, लाख, कांच, गंधक ये भी सब छोटे छोटे कणों को आकर्षित तभी करेंगे जब इनको रगड़ा जाएगा। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु को घर्षण कराने से या रगड़ने से उसमें एक ऐसा गुण आ जाता है जिससे वो छोटे छोटे कणों को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? ये आकर्षण तभी करेगा, किसी वस्तु को अपनी तरफ तभी खींचेगा जब इसको रगड़ेंगे। क्या करेंगे? रगड़ेंगे। बिना रगड़े ये छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि इनको रगड़ने से, घर्षण कराने से एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिससे छोटे छोटे कणों को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। तो किसी वस्तु को रगड़ने से जो उसमें गुण उत्पन्न होता है, ऐसा गुण उत्पन्न होता है, तो उसी गुण को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। किसी वस्तु को खींचने या ढकेलने का गुण जिस वस्तु में उत्पन्न होता है उस वस्तु को कहेंगे कि वो वस्तु क्या हो गई? आवेशित हो गई। और कोई वस्तु आवेशित क्यों हो रही है? क्योंकि उसको क्या किया गया है? रगड़ा गया। तो रगड़ने से यदि किसी वस्तु पर ऐसा गुण उत्पन्न हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये वस्तु क्या हो गई? आवेशित हो गई। तो आवेश का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि आवेश क्या है? किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण जिससे किसी उसको रगड़ेंगे तो उसमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाएगा जिससे वो छोटे छोटे कणों को अपने तरफ आकर्षित कर ले या प्रतिकर्षित कर ले। क्लियर हो गया? ये बात कौन बताए थे? डॉक्टर गिलवर्ट ने। ठीक, डॉक्टर गिलवर्ट के बाद आए थे 150 साल बाद आए एक ऐसे वैज्ञानिक जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था और ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। तो 1600 के बाद 1750 में 1750 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या किए थे? इससे पहले 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलवर्ट आके बताए थे कि अंबर के अलावा भी और ऐसे पदार्थ हैं जो छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। उसके बाद आए थे 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और इन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया, आवेश से रिलेटेड एक ऐसा प्रयोग किया जिससे उसने आवेश को दो भागों में बांटने का काम किया। आवेश दो तरह के हो सकते हैं, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, मतलब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ये नाम किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और किस प्रकार और किस आधार पर यह नाम दिया था कि ये आवेश दो तरह के हो सकते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश? तो इन्होंने एक प्रयोग किया था। वो कैसा प्रयोग किया था? ध्यान से सुनिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक प्रयोग किए थे जिसमें उन्होंने एक कांच की छड़ को लिए थे। कैसी छड़? कांच की। और एक छड़ लिए थे आबनूस की छड़ लिए थे। एक कांच की छड़ और एक आबनूस की छड़। कांच की छड़ को रेशम से रगड़े। कांच की छड़ को किससे रगड़े थे? रेशम से। और आबनूस की छड़ को
बिल्ली की खाल में रगड़ दिए थे, बिल्ली की खाल, समझ में आ रहा है कि ना? बिल्ली की खाल मतलब बिल्ली के बाल में रगड़े थे। क्लियर? कांच की छड़ को किस में रगड़ने पर? रेशम में। और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल में रगड़ने पर। तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि कांच की छड़ को यदि रेशम में रगड़ेंगे या किसी वस्तु को किसी चीज में रगड़ेंगे तो वो आवेशित हो जाता है, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है। तो कांच की छड़ को यदि रेशम में रगड़ेंगे तो इस पर कुछ ना कुछ आवेश हो जाएगा। आबनूस की छड़ को भी बिल्ली की खाल में रगड़ेंगे तो ये भी आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो कांच की छड़ को रेशम में रगड़कर, मान लेते हैं ये एक कांच की छड़ है और इस कांच की छड़ को रेशम में रगड़कर एक धागे से इन्होंने लटका दिया इसको। ये मान लेते हैं एक सीलिंग है, इससे लटका दिए कांच की छड़ को किस में रगड़कर? रेशम में। ठीक है, कांच की छड़ को रेशम में रगड़कर एक डोरी से बांधकर इन्होंने लटका दिया। फिर से दूसरी कांच की भी छड़ को एक रेशम से रगड़कर इसी के पास लटका दिया। मतलब इसी सीलिंग में एक ऐसी और कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर लटका दिए, दोनों कांच की छड़। तो इन्होंने ये देखा कि जो कांच की छड़ है इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, एक दूसरे को ये दूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कब? जब दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़कर एक दूसरे के नजदीक ऐसे लटकाए, जैसे मान लेते हैं ये भी एक कांच की छड़ इसको रेशम से रगड़े हैं और ये भी एक कांच की छड़ इसको रेशम से रगड़े हैं। इन दोनों को एक दूसरे के पास एक धागे से लटकाएंगे तो ये उन्होंने ये देखा कि इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही है, मतलब एक दूसरे को यूँ धक्का दे रहे हैं, एक दूसरे को बाहर की ओर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि कांच की दो छड़ों को रेशम से रगड़कर एक दूसरे के पास रखने से ये दोनों एक दूसरे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यही काम इधर भी हुआ। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े, आबनूस की छड़ को किससे रगड़े? बिल्ली की खाल से। तो मान लेते हैं कि ये एक आबनूस की छड़ है और बिल्ली की खाल में रगड़कर इसको भी एक डोरी से लटका दिया और एक और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर इसी के पास लटका दिया। तो इन्होंने देखा कि फिर से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला प्रयोग तो समझ में आ गया कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर, दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़कर एक दूसरे के पास रखने से ये दोनों एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं। और आबनूस की दो छड़ भी एक दूसरे को बिल्ली की खाल में रगड़ने से एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं। क्लियर? ये भी एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं। ये दोनों है आबनूस की छड़। किसकी छड़? आबनूस की छड़। और ये दोनों कांच की छड़। इसको कांच को रेशम से रगड़कर दोनों को पास रखा है तो ये भी दूर हटा रहे हैं। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ रहा है तो ये भी एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन था। एक बार और इन्होंने एक काम किया कि अब इसमें से एक कांच की छड़ को और एक आबनूस की छड़ को एक दूसरे के पास लाए तो ये देखे कि इन दोनों के बीच में एक दूसरे की ओर झुक जा रहे हैं। एक दूसरे की ओर क्या हो रहा है? झुक जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को खींच रहे हैं। कांच की छड़ जो है और आबनूस की जो छड़ है ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब खींचे जा रहे हैं। दो कांच की छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, दो आबनूस की छड़ भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, लेकिन एक कांच और एक आबनूस की छड़ एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। एक दूसरे को क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी। तो इन्होंने बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि इस प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि आवेश दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़े हैं तो कांच पर उत्पन्न हुआ है एक इस प्रकार का आवेश, और एक ऐसा आवेश जो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल में रगड़े हुए तो आबनूस पर उत्पन्न आवेश। आवेश दो तरह के हो गए, एक कांच पर उत्पन्न आवेश और एक आबनूस पर उत्पन्न आवेश। दो तरह के हुए और इन दोनों तरह के आवेशों का नाम इन्होंने रख दिया, एक का नाम प्लस आवेश और एक का नाम माइनस आवेश। आवेश का नामांकन करने में कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे किसी का नाम रख दिया जाता है कि इसका ये नाम होता है, उस तरह से आवेश का भी नाम रखे थे इन्होंने कि इस पर जो आवेश उत्पन्न होगा नॉर्मली ये प्लस आवेश होगा और इस पर ये माइनस आवेश होता है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि इसका प्लस ही नाम क्यों पड़ा, इसका माइनस नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो कांच पर उत्पन्न आवेश को इन्होंने कह दिया कि इस पे जो आवेश है वो आवेश है धनात्मक। कैसा आवेश है? धनात्मक, यानी पॉजिटिव, प्लस चार्ज। और इस पे जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, इस पे जो आवेश है इसका नाम रख दिया इन्होंने ऋणात्मक,
कैसा आवेश? ऋणात्मक आवेश, मतलब माइनस चार्ज नाम रख दिया। तो आवेश दो तरह के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। आवेशों का नामांकन किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्लियर हो गया इतना बात? अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग आगे ये समझते हैं कि यदि दो पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं, यदि पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं, उनके चार्जेज एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, तो जो पदार्थ होता है वो अनेक कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ जो होता है वो अनेक कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ का मतलब जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, इस प्रकार इसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ दो तरह का हो सकता है, पदार्थ पर चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। तो ये अनेक कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ जो है वो अनेक कणों से मिलकर बने हैं। तो ये कणों की प्रकृति भी दो तरह की हो सकती है, कण भी दो तरह के हो सकते हैं, एक प्लस चार्ज वाला कण और एक माइनस चार्ज वाला कण। अनुमान लगाया ऐसा जा सकता है कि जो पदार्थ दो तरह के होते हैं तो इनके कण भी दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक पदार्थ है और ये जो पदार्थ है इसमें पाए जाने वाले कण दो तरह के हो सकते हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। एक प्लस चार्ज हो सकता है और एक कैसे चार्ज हो सकते हैं? माइनस चार्ज। तो इस पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज ऐसे भरे होंगे, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, यदि इस वस्तु पर प्लस और माइनस चार्जेस की संख्या यदि बराबर हो जाएगी, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तो ये जो इस पे जो चार्ज होगा वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब प्लस और माइनस चार्जों की संख्या यदि बराबर हो जाए, जितने प्लस चार्ज है उतने माइनस चार्ज होगा, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा। इतना बात तो समझ में आ गई। तो मान लेते हैं कि इसमें 50 गो प्लस चार्ज है, 50 कितना चार्ज है? प्लस चार्ज, और 50 गो माइनस चार्ज है। तो अब ये वस्तु जो होगी इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, इस वस्तु पर कोई चार्ज नहीं होगा। मतलब ये अब किसी को ना आकर्षित करेगी ना प्रतिकर्षित करेगी। लेकिन यदि इसमें से कोई प्लस चार्ज या माइनस चार्ज को निकाल दिया जाए या इसमें प्लस या माइनस चार्ज डाल दिया जाए तो वस्तु चार्ज हो जाएगी। देखिए कैसे, यदि मान लेते हैं इसमें 50 गो प्लस चार्ज है और 50 गो माइनस चार्ज है, यदि इसमें से यदि माइनस चार्ज 10 गो निकाल दिया जाए, कितना चार्ज निकाल दिया जाए? माइनस 10 गो चार्ज निकाल दिया जाए, तो माइनस 10 चार्ज निकल गया है, मतलब माइनस अभी 40 गो बचा हुआ है। तो ये 40 गो माइनस चार्ज इसके 40 माइनस चार्ज को खत्म कर देगा। तो ये माइनस 40 चार्ज और इसके प्लस 40 को खत्म कर देगा। तो यहाँ पे बचेगा 10 गो प्लस चार्ज बचेगा। कितना चार्ज बचेगा? 10। तो ये वस्तु उस टाइम क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। या इसमें से माइनस चार्ज को निकाला हुआ है या इसमें प्लस चार्ज 10 को डाल देगा तब वो प्लस चार्ज हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि एगो वस्तु में प्लस और माइनसों की संख्या यदि बराबर है तो उस वस्तु पर कोई चार्ज नहीं है। यदि माइनस चार्जों की संख्या यदि निकाल दिया जाए, माइनस आवेश की संख्या उसमें से निकाल दिया जाए तो उस पर बचेंगे प्लस आवेश, तो वस्तु प्लस आवेशित हो सकती है। कैसे हो सकती है? प्लस आवेश। यदि इसमें से माइनस चार्ज निकालेंगे तो प्लस, या माइनस चार्ज नहीं निकाले, इस पर प्लस चार्ज कहीं से लाकर इस पर रख दें तो वो वस्तु क्या हो सकती है? प्लस चार्जेज हो सकती है। क्लियर? यदि हम लोग इसको माइनस चार्ज करना चाहते हैं तो बाहर से यदि माइनस चार्ज को लिया के इसमें रख दें या इसमें से प्लस चार्जेज को बाहर निकाल दें तो ये वस्तु क्या हो सकती है? माइनस चार्ज हो सकती है। तो हमको ये स्पष्ट हो रहा है कि किसी वस्तु का चार्ज होने का मतलब ही इसमें कहीं से आवेश लिया के डालना या इसमें से आवेश निकालना। तो कोई वस्तु यदि आवेशित हो रही है तो कौन सा कण या कौन सा चीज इसमें से जा रहा है या कौन कण इसमें आ रहा है। क्लियर? अब हम लोग इसको समझते हैं कि कौन सा, क्या चीज इसमें से निकालने और क्या चीज इसमें रखने से कोई वस्तु आवेशित हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों को इसके बारे में समझने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि कोई भी पदार्थ होगा, कोई पदार्थ होगा, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। कोई पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। बहुत सारे परमाणु से मिलकर बने होते हैं और जो परमाणु होते हैं इसके बीच में एक कठोर न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इसे, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? इसके नाभिक में। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा कण है जो इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, इसे घूमता रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु में बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। क्लियर? तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब जो नाभिक है ये पूरा का पूरा प्लस चार्ज है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। तो कोई यदि परमाणु है तो ये कितने कणों से मिलकर बना है? 3 कणों से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इतना बात समझ में आ गई आपको? तो परमाणु जो होता है ये विद्युत का उदासीन होता है, उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है, इसका मतलब ये है कि जितने इसमें प्लस चार्जेज होंगे उतना ही माइनस चार्ज होगा, तभी तो कोई वस्तु उदासीन हो सकती है। उस पर न्यूट्रल चार्ज कब हो सकता है? यदि वो परमाणु में प्लस और माइनस दोनों की संख्या यदि बराबर हो जाएगी तब। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, तो प्लस और माइनसों की संख्या यदि बराबर हो जाएगी तो परमाणु उदासीन हो सकता है। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है भैया? बराबर होती है। मतलब जितना ही प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है। इतना बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो ध्यान से सुनिए, यदि परमाणु उदासीन हो गया तो परमाणु से मिलकर बना हुआ है कोई वस्तु या पदार्थ, तो पदार्थ भी क्या होगा? विद्युत का उदासीन होगा। ये भी क्या होगा? उदासीन होगा। परमाणु उदासीन हो गया एक मतलब वो पदार्थ भी उदासीन हो गया, और पदार्थ उदासीन हो गया का मतलब उसमें प्लस और माइनसों की संख्या आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। तो यदि किसी पदार्थ को हम लोगों को चार्ज करना है, क्या करना है भैया? चार्ज करना है, तो क्या करना होगा कि या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, या इसमें से इलेक्ट्रॉन को डालना होगा, या प्रोटॉन को निकालना होगा, या प्रोटॉन को डालना होगा। लेकिन यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? नाभिक में। और नाभिक में एक जगह पर स्थित होता है, इसको निकालना संभव नहीं है। तो परमाणु में से प्रोटॉन को निकालना संभव नहीं है, इसका मतलब प्लस आवेश एक जगह पर स्थित रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना संभव है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु को चार्ज करना मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना या उसमें इलेक्ट्रॉन को डालना, बल्कि प्रोटॉन अपने स्थान से नहीं हिलेगा। इसका मतलब प्लस आवेश को न निकाल पाएंगे न किसी वस्तु में डाल पाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना और इलेक्ट्रॉन को डालना ही किसी वस्तु को चार्ज किया जा सकता है, ऐसे करके किसी वस्तु को। तो अभी बात बढ़िया से समझ में नहीं आई है, तो हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे बात समझ में आएगी आपको कि किसी वस्तु का चार्ज मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ एक वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु है और इस वस्तु में प्लस और माइनस चार्ज ऐसे स्थित है। मान लेते हैं कि इसमें प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस ऐसे चार्ज स्थित है, और जितने प्लस है उतना ही इसमें माइनस चार्ज है, ठीक। तो ये जो वस्तु होगी वो विद्युत की उदासीन होगी। विद्युत की क्या होगी? उदासीन होगी। अब इस वस्तु को हमको चार्ज करना है, या तो चार्ज प्लस हो सकता है या चार्ज माइनस हो सकता है। तो प्लस चार्ज यदि करना होगा, प्लस चार्ज करना होगा तो प्लस वाली संख्या बढ़नी चाहिए, और माइनस चार्ज करने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़नी चाहिए। कोई वस्तु यदि चार्ज करने का मतलब ये है कि उस वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि बढ़ाएंगे तो माइनस चार्ज हो जाएगी। लेकिन किसी वस्तु में से प्लस आवेश निकालना संभव नहीं है, तो किसी वस्तु को चार्ज करने का मतलब यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन को लाकर डालना या इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। तो इस वस्तु को मान लेते हैं हमको धन आवेशित करना है, धन आवेशित करना है। इस वस्तु को क्या करना भैया? धन आवेशित करना है। तो धन आवेशित तभी होगा जब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। माइनस चार्ज जितना ही निकलेगा इसमें प्लस चार्जों की जो क्षमता होगी वो बढ़ेगी। जैसे 50 को इसमें मान लेते हैं कि प्लस चार्ज है और 50 को माइनस चार्ज है।
तो इसमें से मान लेते हैं कि 20 को माइनस चार्ज को निकाल दिए, तो अब इसमें को माइनस चार्ज बचेगा, 30 को माइनस चार्ज बचेगा, इसमें को माइनस चार्ज बचेगा 30, तो 30 माइनस चार्ज इसके 30 माइनस प्लस चार्जेज को खत्म कर देगा, तो इसमें बचेगा प्लस 20 को चार्ज, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। क्लियर हुआ कि ना हुआ? क्लियर हो गया होगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन को यदि किसी वस्तु से बाहर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी। यदि इस वस्तु को ऋण आवेशित करना है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें डालना होगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, डालना होगा। तो यदि इसमें बाहर से मान लेते हैं 50 को प्लस और 50 को माइनस है और 20 को और बाहर से माइनस चार्ज इसमें डाल दिए, तो अब माइनस चार्जों की संख्या कितना हो जाएगी, 50 को 20 70 हो जाएगी। तो 50 को प्लस चार्ज, तो इसके 50 माइनस चार्ज को खत्म कर देगा, अब इसमें एक्स्ट्रा बच जाएगा माइनस 20 को चार्ज, तो ये वस्तु कैसा आवेशित हो जाएगी, माइनस आवेशित हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किसी वस्तु को कैसे प्लस चार्ज किया जाएगा और कैसे माइनस किया चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को निकालना या उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन को डालना। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। ये समझना है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों पर बराबर चार्जेज होते हैं। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर जितना ही चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। समझ आ गया कि नहीं? तो आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि किसी वस्तु को चार्ज करना यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन डालना। ठीक, अब हम लोग समझते हैं आगे आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है? चलिए, आवेश का क्वांटम सिद्धांत या क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। यदि कोई वस्तु आवेशित है, मान लेते हैं ये वस्तु आवेशित है, तो वस्तु आवेशित है इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या बाहर से इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है, तभी तो आवेशित होगा। आवेश दो तरह के हो सकते हैं, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन यदि निकलेगा तो वस्तु प्लस आवेशित होगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन पड़ेगा तो यह वस्तु माइनस आवेश हो जाएगा। तो आवेशित का मतलब इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का आकर उस वस्तु में बाहर से पड़ना। ठीक है, तो आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है कि यदि कोई वस्तु चार्ज है, कोई वस्तु क्या है, आवेशित है, तो इस वस्तु पर उतना ही आवेश होगा जो इलेक्ट्रॉन के आवेश से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन का ये आवेश होता है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए या तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन डालकर जितना इलेक्ट्रॉन चाहे बाहर निकाल देंगे, या इलेक्ट्रॉन को इसमें इतना बाहर से लाकर डालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यदि निकलेगा तो वो पूर्ण संख्या में निकलेगा, 1 गो या 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, क्या कभी 1/2 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे दशमलव में नहीं निकलेगा, निकलेगा जब भी तो ये पूर्ण संख्या के रूप में निकलेगा इलेक्ट्रॉन। समझा रहे कि ना? तो किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन आकर पड़ेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो पूर्ण के रूप में होगी। तो क्वांटमीकरण का अर्थ ये है कि प्रकृति में जितने भी आवेशित वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगी। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूरा गुणज मतलब उसमें पूरा भाग चली जाएगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19, 2 गो इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 × 10 × 1.6 × 10⁻⁻19, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें 3 से गुणा, 4 गो इलेक्ट्रॉन जाए तो 4 से गुणा, 5 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें 5 से गुणा, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना से गुणा हो जाएगा। तो कोई वस्तु आवेशित है और आवेश को Q से व्यक्त करते हैं। आवेश को किससे व्यक्त करते हैं? Q से। आवेश को Q से व्यक्त करते हैं। यदि कोई वस्तु आवेशित है मतलब इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर आवेश है,
एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, इसको याद रख लीजिएगा। तो यदि कोई वस्तु आवेशित है, इसके मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के ये बराबर होता है आवेश। आवेश के लिए Q बराबर N × E फार्मूला होता है। आप समझ गए होंगे कि आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है, कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है वो एक आवेश की, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश भी कहते हैं। कैसा आवेश? मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश पूछेगा तो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। मूल आवेश का मतलब सबसे छोटा आवेश है, ये सबसे छोटा। प्रकृति में पाए जाने वाले स्वतंत्र रूप में सबसे छोटा आवेश कौन होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। स्वतंत्र रूप से -1.6 या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से छोटा आवेश स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, लेकिन इससे छोटा आवेश भी होते हैं। प्रकृति में इस इलेक्ट्रॉन के आवेश से भी छोटे आवेश होते हैं जिन्हें क्वार्क कहते हैं, लेकिन ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से कौन नहीं पाए जाते हैं? क्वार्क। मूल आवेश किसे कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश प्रकृति में स्वतंत्र रूप से सबसे छोटा आवेश कहा जाता है, कि यही सबसे छोटा आवेश है। लेकिन इनसे भी छोटे आवेश हैं जिन्हें क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्वार्क। क्वार्क कितने तरह के होते हैं? क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं। क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक और मार्क कर दो। क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर पर अप क्वार्क, फिर से डाउन क्वार्क, फिर होता है चार्म क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क, और एक होता है टॉप क्वार्क, और होता है एक बॉटम क्वार्क। ये क्वार्क इतने प्रकार के पाए जाते हैं। क्वार्क कितने तरह के होते हैं? 6 प्रकार के। अप क्वार्क, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम क्वार्क होते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक। तो कोई भी आवेश यदि बना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश या न्यूट्रॉन का जो भी आवेश बना हुआ है, इन क्वार्कों से मिलकर ही बना होता है। तो हम लोगों को 2 क्वार्क इसमें से लेना है और दोनों क्वार्कों से मिलाकर इलेक्ट्रॉन का आवेश बना लेना है और प्रोटॉन का भी आवेश बना लेना है और न्यूट्रॉन का भी आवेश बना लेना है। इन क्वार्कों से कोई मतलब नहीं है। ध्यान सुनेगा। तो अप क्वार्क पर जो चार्ज होता है, वो +2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। अप क्वार्क पर कितना चार्ज होता है? +2/3। एक इलेक्ट्रॉन का 2/3 गुना होता है अप क्वार्क पर चार्ज। और डाउन क्वार्क पर जो चार्ज होता है ये -1/3 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का 1/3 गुना होता है डाउन क्वार्क पर। एक डाउन क्वार्क पर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का 1/3। अप क्वार्क पर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का 2/3। अप क्वार्क पर प्लस चार्ज और डाउन क्वार्क पर माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटॉन होता है मेरे भाई, प्रोटॉन यदि मिलकर बना है क्वार्क से, तो कितने क्वार्क और कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है? तो प्रोटॉन जो होता है ये 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। देख लेते हैं। 2 अप क्वार्क का मतलब 2/3 प्लस में इलेक्ट्रॉन के बराबर एक अप क्वार्क पर चार्ज होता है, और यहाँ भी एक अप क्वार्क है तो 2/3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे इसको, और प्लस एक डाउन क्वार्क पर -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। इन सबको जोड़ देंगे तो प्रोटॉन चार्ज निकल जाएगा। तो 2/3e प्लस 2/3e और प्लस माइनस -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसका बेस बराबर है तो ऊपर जुटेगा 2 2 4, और 4 में से एगो निकल जाएगा तो 3 बचेगा, और नीचे भी बेस में 3 रहेगा इंटू ई। 3 से 3 खत्म, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज बचेगा, लेकिन किस में बचेगा? प्लस में।
तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस में चार्ज जो होता है वो किसका चार्ज होता है? प्रोटॉन का जो वो चार्ज होता है। तो प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, नोट करते रहिएगा, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन पर चार्ज समझते हैं हम लोग कि एक न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो एक जो न्यूट्रॉन होता है उस पर 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। देखिए कैसे, 1 अप क्वार्क पर चार्ज 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और डाउन क्वार्क पर जो चार्ज होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इस पे भी -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होते हैं। ठीक, चलिए इन सबको हल करते हैं। तो 2/3 इलेक्ट्रॉन और माइनस प्लस -1/3 इलेक्ट्रॉन और -1/3 इलेक्ट्रॉन, 1 1 2, 1 1 कितना होगा? 2। तो 2/3 इलेक्ट्रॉन और माइनस में 1/3 और 1/3 जोड़ेंगे तो 2/3 इलेक्ट्रॉन, ये कट के कहा आगे 0। तो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है यानी 0 होता है। समझ आ गया कि ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे हम लोग समझते हैं, ऐसे ही न्यूट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालिएगा। किसका चार्ज? इलेक्ट्रॉन में कितने कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का यदि पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है प्रोटॉन के बराबर ही होता है, लेकिन किस में होता है? प्लस में होता है। तो इलेक्ट्रॉन में कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क होते हैं? तो यदि अप क्वार्क में 2 से गुणा कर दें, किससे? 2 से, तो 2 अप क्वार्क ले लेंगे। कब अप क्वार्क? 3 को डाउन क्वार्क ले लो। 3 को कौन क्वार्क? डाउन क्वार्क ले लो। 3 डाउन क्वार्क के मिलने से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बनता है, जिसे -1/3 -1/3 और -1/3, तीनों को जोड़ेंगे तो -3/3 बचेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होता है। न्यूट्रॉन में 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क होते हैं, और जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है इसमें तीनों के तीनों डाउन क्वार्क होते हैं। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि जो आवेश होते हैं, जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, वो कैसे कैसे क्वार्कों से मिलकर बने होते हैं। आगे हम लोग समझते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेशों का क्वांटमीकरण समझ में आ गया कि प्रकृति में जितने आवेश पाए जाते हैं वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश से वो पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला Q = N × E होगा। Q जो है आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E मूल आवेश है इलेक्ट्रॉन का। आगे समझते हैं हम लोग आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक, आवेश संरक्षण क्या होता है कि जैसे ये एक वस्तु है, ये मान लेते एक वस्तु है, और ये भी एक वस्तु है। इस वस्तु पर यदि आवेश Q1 है और इस पे आवेश Q2 है, आवेश को Q से व्यक्त करते हैं, और इस पे आवेश Q1 है और इस पे आवेश Q2 है। ठीक है, तो ये एक वस्तु है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होगी। इसका मतलब ये जो वस्तु है, ये वस्तु है, न्यूट्रल चार्ज होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये भी एक वस्तु है तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। समझ रहे कि ना? तो आवेश संरक्षण यही कहता है कि दोनों आवेशों का Q1 + Q2, Q1 + Q2, और इन दोनों वस्तुओं को एक तार से कनेक्ट करा दिया जाए। तो इसके बाद यदि इनका आवेश बन रहा है, इस पे मान लेते हैं कैपिटल Q1 और इस वस्तु पर बन रहा है कैपिटल Q2, कनेक्ट कराने के बाद। ठीक है, तो बराबर होगा Q1 + Q2। समझ आ रहा है कि ना? तो आवेश संरक्षण का नियम यही होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में, या एक वस्तु में से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। एक वस्तु में से दूसरे का वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। किसको? आवेश को। आवेश जितना था ट्रांसफर करने के बाद भी उसका योग उतना ही रहेगा। पहले दोनों वस्तुओं का जो आवेश था
आवेश को ट्रांसफर करने का मतलब जोड़ने के बाद भी इन दोनों आवेशों का योग इसके बराबर होता है। ठीक है, तो न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में भेजा जा सकता है या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है। समझ आ गया कि ना? इतना बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आगे अब हम लोग मिलेंगे कूलाम के नियम में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी। तो उस वीडियो की लिंक इसके नीचे डाल दिया जाएगा। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।